अपन लोगों ने भाग क्रमांक 3 की 3 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े हैं अपन ने आर्टिकल क्रमांक 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा कुल मिला के, ठीक है। और आर्टिकल 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन की बातें, जिसमें 2 बातें आप लोगों ने पढ़ा था, विधि का शासन और विधि के समक्ष शासन, ये वाली बात दोनों पढ़ रहा। सॉरी, विधि के शासन कह रहा हूँ, मतलब संविधान पूर्व की विधि और संविधान के पश्चात की विधि। फिर आर्टिकल 14 में आप लोगों ने पढ़ा है समता का अधिकार, जिसमें विधि का शासन और विधि के समक्ष शासन की बात आपने पढ़ा है। आज पढ़ेंगे आर्टिकल क्रमांक 15। आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकार का हम पढ़ रहे हैं। और ये आर्टिकल 15 अगर आप देखेंगे मौलिक अधिकार का, तो जो शुरुआती तौर में हम लोगों ने लिखा है समता का अधिकार, समता का अधिकार जो लिखा हुआ है, इसी समता के अधिकार के अंतर्गत ही एक मौलिक अधिकार मिलेगा आपको आर्टिकल 15। ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, 14 से लेके 18 तक। और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अनुच्छेद 15 जो है, अगर हम गौर से पढ़ते हैं इन चीज़ों को, तो आर्टिकल 14 में ही आपको समता के अधिकार का मूल सिद्धांत बताया गया है, जिसको अपन ने कल बहुत डिटेल से पढ़े हैं। अच्छा, मुझे आर्टिकल 14 के अपवाद बता दीजिए, कौन कौन से अपवाद हैं। हाँ, शक्तियों को दी गई है जो, ठीक है। और समाचार पत्र में प्रकाशन करते हैं। और फिर 105वां अनुच्छेद, इसमें इसमें कहा गया है संसद को किस सदस्यों को शक्ति दी जाएगी, वो मतलब बातचीत कर सकते हैं जो संसद के अंदर, सीधे कह सकते हैं कि संसद के जो सदस्य हैं उनके लिए विशेष अधिकार जो हैं वो कह सकते हैं, ठीक है। आगे बताइए। और 194 अनुच्छेद में समान अधिकार मिलेगा राज्य की विधानमंडल को। हाँ, जो अधिकार संसद को दिया गया है वही राज्य विधानमंडल, ठीक है। और बताइए। 15 का 3 में ये मतलब स्त्री और बच्चों को उनके लिए अधिकार होंगे, स्त्री और बच्चों के लिए। और 15(4) में से उसमें एससी और एसटी और ओबीसी को आरक्षण की बात की गई। और 16(4) में दिया गया है कि आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन की बात, तो लोक नियोजन को लेके राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये सारी बातें देखो, जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आज, भले ही आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा पढ़ रहे हैं, जिस दिन मेंस लिखने जाओगे ना, उस दिन आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि उन्होंने कहा यार क्या पढ़े थे, जो पढ़े थे वही मेंस में लिख रहेंगे आप। आपकी तैयारी प्री को लेके नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, पूरी तैयारी आपकी मेंस को लेके है, क्योंकि आपको प्री नहीं निकलवाना है, मेंस भी निकलवाना है, ठीक है ना। चलो, आर्टिकल क्रमांक 15 आज देखेंगे। आर्टिकल 15, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि आर्टिकल 14 में समता के अधिकार का क्या बताया गया है, मूल सिद्धांत बताया गया है। अब जो है आर्टिकल 15, 16, 17, 18, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो क्या है, ये आर्टिकल 14 के क्या हैं, उदाहरण हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। तो आज उन्हीं एग्जाम्पल को हम डिटेल पे पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 में कहता है कि धर्म या अन्य आधारों पर, कुछ विशेष आधारों पर भी लिख सकते हैं इसे, धर्म या अन्य आधारों पर या इसको आप लिख सकते हैं कि इन विशेष अधिकारों पर, कुछ विशेष अधिकारों या कुछ विशेष उपबंधों के तहत क्या नहीं कर सकते आप, भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव प्रतिषेध, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए आप पहले क्या है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य, धर्म, कितनी बातें हैं देखेंगे इसमें। राज्य जो होगा वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, जन्म स्थान। अब आप इनमें देखेंगे तो कितने हैं, ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 15 केवल इनके लिए ही बस है, बाकी अन्य आधारों पे नहीं है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। सीधी बात केवल इतनी है, इसके अलावा कोई बात आपको समझना नहीं है। परंतु अगर मैं आपको सीधे कहूँ कि क्या राज्य भाषा के आधार पर तो कर ही सकता है आर्टिकल 15 में, क्या राज्य मूल निवास के आधार पर तो कर ही सकता है आपका, इनके आधार पर आपके साथ क्या मिल जाएगा, आपको प्रतिषेध या भेदभाव देखने को मिल सकता है।
तो आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य जो होगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और इनके जन्म स्थान के आधार पर ये नहीं करेगा। और ये प्रावधान दिया गया है आपका आर्टिकल क्रमांक 15(1) में। आर्टिकल 15 तो सीधा बोल दिया गया है कि विशेष प्रावधानों के आधार पर हम प्रतिषेध नहीं करेंगे। अब उसके जो अंदर की बातें हैं वो है आपकी क्रमांक आर्टिकल क्रमांक 15 1 2 3 करके पहले लिख लें, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिखिए, पहले हेडिंग डालेंगे आर्टिकल क्रमांक 15 और आर्टिकल क्रमांक 15 का हेडिंग रहेगा कुछ आधारों पर भेदभाव का प्रतिषेध या विभेद का प्रतिषेध। कुछ आधारों पर भेदभाव का प्रतिषेध। ठीक है। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार जो हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार किसको मिलते हैं, आपके पूरे व्यक्तियों को मिलते हैं। तो जो नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले थे वो कौन कौन से मौलिक अधिकार थे, बताइए मुझे। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले थे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। तो आपने देखा आर्टिकल 15 किसको मिलता है, नागरिकों को मिलता है, और वो भी किसको, केवल नागरिकों को। इसमें जो शब्द आएंगे पेपर में आपके वो यही आएंगे। अनुच्छेद 15 जो है किसको मिलेगा, केवल नागरिकों को, केवल नागरिकों को। इसका तात्पर्य हुआ कि जो व्यक्ति होंगे, और आप व्यक्ति की डेफिनेशन बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्यक्ति आपके लिए क्या है। व्यक्ति में केवल इंसान नहीं है, व्यक्ति में कंपनियां भी हैं, व्यक्ति में ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, व्यक्ति में कोई संस्था भी है, हर प्रकार की चीज़ है। तो नागरिकों को ही मिलता है आर्टिकल 15, व्यक्तियों को नहीं मिलता। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आर्टिकल 15 के तहत राज्य जो होगा व्यक्तियों के साथ भेदभाव कर सकता है। मतलब धर्म के आधार पर भी कर सकता है, मूलवंश के आधार पर भी करेगा, जाति के आधार पर भी, लिंग के आधार पर भी, जन्म स्थान के आधार पर ही। कैसे कैसे करेगा अभी मैं सब आपको अपवाद के रूप में बताऊंगा। तो ठीक है, तो यहाँ नोट करके लिखेंगे आर्टिकल 15 केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को। पेपर में आएगा ये अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों के लिए प्राप्त मूल अधिकार है। अब इसी के नीचे जाएंगे आर्टिकल क्रमांक 15(1). इसमें लिखेंगे आर्टिकल क्रमांक 15(1) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर, या इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य, मैं यहाँ पे नागरिक नागरिक ही लिखवाऊंगा, ठीक है। नागरिक जहाँ लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। विभेद करने से राज्य को रोकता है। अब यहाँ दो शब्द आप देखेंगे। शब्द नंबर पहला केवल, शब्द नंबर दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे विभेद या भेदभाव। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है आर्टिकल 15 को व्यापक रूप से। पहला शब्द है केवल। केवल का मतलब ये हुआ, क्या होता है केवल। अच्छा, केवल समझने से पहले विभेद समझिए। विभेद या भेदभाव का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में किसी अन्य व्यक्ति को सुविधाएं कम दे देना, वो कहलाएगा आपके साथ क्या, भेदभाव। जैसे मेरे पास हैं 100 रुपये, समझिए 100 रुपये, और तुम सब बराबर पढ़ रहे हो, परंतु क्या हो रहा है, मैं इसको दे रहा हूँ 50 रुपये और तुमको दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ 60 रुपये और तुमको दे रहा हूँ 40 रुपये। हो तो तुम दोनों बराबर, परंतु क्या हो रहा है, भेदभाव हो गया। तो किसी एक व्यक्ति की तुलना में किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप क्या कर रहे हैं, अगर कंपेयर करके आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो वही चीज़ कहलाएगी आपकी क्या, विभेद। विभेद मतलब दोनों को अलग करके दोनों के बीच में भेदभाव करना ही कहलाएगा आपका क्या, विभेद। अब विभेद कई प्रकार से हो सकता है धर्म को लेके। लाइक तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तो हम क्या करेंगे, उनका भैया हिंदू को ज़्यादा सुविधा, मुसलमान को कम सुविधा, या मुसलमान को ज़्यादा सुविधा, हिंदू को कम सुविधा। ये क्या हो रहा है, विभेद हो रहा है।
जन्म स्थान, मैंने देखा कि भाई मेरे पास महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, एमपी के भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एमपी वालों को ज़्यादा हम क्या दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, महाराष्ट्र वालों को नहीं दे रहे हैं। ये भी विभेद हो गया। तो कंपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। साथ ही में देखेंगे आप जाति के आधार पर, भैया जनरल जो अच्छी जाति के लोग उनको हमने बढ़िया सुविधा दी, उनके लिए बढ़िया चेयर लगाए। जो कम जाति के लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, उनके लिए पीछे बिठा दिए, उनके लिए टूटी फूटी चेयर लगवा दिए। ऐसे ही लिंग देखेंगे कि लड़कियों के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, लड़कों के साथ अलग, और एक थर्ड लिंग है उसके साथ भी अलग व्यवहार हो रहा है। और जन्म स्थान को लेके, जन्म स्थान का मतलब ये कहलाता है कि आपका जन्म प्रमाण कहाँ का है, आपका जन्म स्थान कहाँ का है। केवल अगर जन्म स्थान को लेके हम आपके साथ भेदभाव करने लगे, देखिए जन्म स्थान को समझने के लिए, मूल निवास और जन्म स्थान समझने के लिए आपको दो बातें समझना चाहिए। सिवनी का सबसे फेमस एरिया है 12 पत्थर। किसी को बताओगे कि कहाँ रहते हो, 12 पत्थर में रहते हैं, तो क्या बोलेगा, अरे यार मतलब अच्छे व्यक्ति होगा। फिर एक एरिया है गंज, सुने हैं गंज, अरे अपने सिवनी का गंज रे, शनि मंदिर के पास में है जो छिंदवाड़ा रोड में गंज। गंज जो है सिवनी का सबसे लोकल एरिया है। मतलब जैसे मुंबई में जो धारावी है ना आपकी, स्लम एरिया कह सकते हैं आप, स्लम एरिया। यहाँ जाओगे तुम, महुआ की बढ़िया एक नंबर दारू बनते हुए मिल जाएगी तुमको, बढ़िया नाली भी मिल जाएगी, कीचल काचल, लोग ऐसे रह रहे हैं, किसी की नाक बह रही, किसी की जो सर वर सब ऐसा करके नाक बना के सफ़ेद कलर की मूँछ अलग बन रही है। देखो आपने ऐसे करके, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ के। देखो तुम्हारे यहाँ के बच्चे जो होंगे उनको छींक आएगी तो वो ऐसे करके छींकेंगे, ऐसे करके। गंज के अब जब छींके तो 2-4 गुब्बारे अलग निकल गए। अब गुब्बारे निकले तो ऐसे करके, ठीक है, स्लम एरिया का चलता है। चलो वो जाने दो, मैं समझाना केवल ये चाह रहा हूँ, लिविंग स्टैंडर्ड जो कहलाता है आपका, उसको देख के भी क्या होता है इंसान के बीच में। आज आप किसी भी व्यक्ति से बात करना चाहोगे तो बात करने के लिए आप सबसे पहले उसकी शकल सूरत देखोगे, शकल सूरत देखोगे, उसकी साफ़ सफाई देखोगे, सब कुछ देखोगे। उनका एक लिंग लांग बाल लंबे लंबे 10-20 दिन से नहाया नहीं है, मक्खी झूम रही है, ये झूम रही है, तो आप बात करोगे कि उससे, भले ही वो कितना ही नॉलेजफुल व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही कितने बड़े पद में भी क्यों ना हो, करोगे कि नहीं करोगे बात। पर एक सपई बेवकूफ़ टिकटॉक बनाने वाला व्यक्ति, परंतु देख अच्छा रहा है, साफ़ सफाई है, पास से निकलता है तो ऐसा लगता है कि उनका साला पूरा माहौल बना के चला गया है, तो आप उसको काश बात करने को मिल जाता। तो फर्स्ट अट्रैक्शन इज हमेशा क्या होता है आपका, लास्ट अट्रैक्शन होता ही है। तो गंज का एक एरिया देखेंगे आप, यहाँ स्लम टाइप का एरिया है, यहाँ पे रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। अब मैंने यहाँ पे सामने बोर्ड लगा दिया कि केवल 12 पत्थर के लोगों को पढ़ाऊंगा, गंज वालों को नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या कर दिया, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ क्या कर दिया, भेदभाव कर दिया। अब यहाँ रहने वालों की गलती की वो गंज में पैदा हो गए। क्या तुम्हारी ये अच्छाई है कि तुम्हारी किस्मत है कि तुम 12 पत्थर में पैदा हो गए? ये तो किस्मत वाली बात है। तो जन्म स्थान के आधार पे हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे भेदभाव नहीं करेंगे। तो विभेद का मतलब है भेदभाव करने से, किसी भी आधार पे, किसी आधार की बात नहीं कर रहे हैं अपन। इसी में साथ एक शब्द आप और पढ़ रहे हैं, केवल। आर्टिकल 15(1) कह रहा है कि भैया विभेद तो होगा, विभेद को तो रोकेंगे, परंतु केवल इन आधारों पर, इनके अलावा भी हम भाषा हो या मूल निवास, भाषा तो समझ में आ रहा होगा कि आप हिंदी भाषी, तो हम हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं। कन्नड़ वाला आ गया, मराठी आ गया, तेलुगु आ गया, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, तो हम उनको बाहर कर देंगे। मूल निवास हम बोल रहे हैं भैया कि एमपी वालों को पढ़ाएंगे। अब महाराष्ट्र के लोग आ गए या फिर तमिलनाडु के आ गए, आंध्र प्रदेश के आ गए, तो दिक्कत वाली बात है। तो मूल निवास के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ विभेद कर सकते हैं, भाषा के आधार पर कर सकते हैं, परंतु ये 5 और इन 5 में से किसी एक आधार पर भी आप भारत के किसी भी नागरिक के साथ राज्य क्या नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा, ये वाली बात है। तो केवल और विभेद शब्दों को आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्टार मार्क कर लेना चाहिए। इसमें लिखेंगे अपवाद के रूप में, लिखेंगे अनुच्छेद 15 में प्रयुक्त शब्द केवल और विभेद का अर्थ व्यापक है। देखो मेंस में आता है अनुच्छेद 15 का व्यापक अर्थ समझाइए, तो ये है व्यापक अर्थ, ठीक है। मेंस में आता है अनुच्छेद 15 में प्रयुक्त शब्द केवल और विभेद का व्यापक अर्थ है, जिसमें केवल का तात्पर्य, केवल का तात्पर्य
जो आधार 15(1) में दिए गए हैं केवल उन्हीं आधारों पर ही विभेद किया जा सकता है। केवल उन्हीं आधारों पर ही विभेद किया जा सकता है। ठीक, इसके अतिरिक्त क्या लिखे हैं आपने? मैं सेंटेंस ऐसा लग रहा कुछ गलत लिखवा दिया मैंने। विभेद किया जा सकता, विभेद नहीं किया जा सकता है ना, विभेद नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर विभेद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है, जैसे भाषा, मूल निवास के आधार पर विभेद किया जा सकता है। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल क्रमांक 15(1), जिसमें इतनी बातें आपको मूल रूप से पता होना चाहिए। फटाक से डालेंगे आर्टिकल क्रमांक 15(2), ये था 15(1), अनुच्छेद 15(1). अब आएंगे आप अनुच्छेद 15(2). पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 15(2) कहता है, लिखेंगे अनुच्छेद 15(2) के अनुसार अनुच्छेद 15(2) के अनुसार, ये पीएससी ने एक साल क्वेश्चन पूछा अनुच्छेद 15(2) का, ठीक है ना, के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका प्रयोग करने के लिए, प्रवेश या उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। अब देखिए, आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझना भी सीखिए। क्या समझें, क्या पढ़ रहे हैं आप? आर्टिकल 15(2) कहता है कि भारत के किसी नागरिक को इन्हीं आधारों पर, केवल, वो भी केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी नागरिकों को, कोई भी नागरिक हो, उसे इन जगहों पे जाने से, इनमें प्रवेश करने से, इनका उपयोग करने से रोका नहीं जाएगा। कैसे, कौन कौन से स्थान होंगे? जैसे कोई सार्वजनिक क्षेत्र की दुकान हो गई, सार्वजनिक क्षेत्र की दुकान मतलब सोसाइटी, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपके टॉकीज होते हैं, मनोरंजन के केंद्र होते हैं, मनोरंजन के केंद्र, ये तालाब हो गए, कुएं हो गए, नदी नाले हो गए। इसके अलावा होटल्स हो गई और भी अन्य चीज़ें। क्या कहने का तात्पर्य कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 12 पत्थर में या आप रेलवे स्टेशन से जब निकलते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी होटल्स बनी होती हैं। क्या आपने उन होटल्स में ऐसा देखा है कि नहीं कहा भैया केवल ओबीसी वाले खाएंगे, जनरल एसटी वाले नहीं खाएंगे? ऐसा देखा है क्या? वो क्या है? सार्वजनिक का केंद्र है। आज आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है? सार्वजनिक का केंद्र है, मतलब हर व्यक्ति के लिए है ये। यहाँ पे अगर मैं ऐसा भेदभाव करके किसी को प्रवेश देने से मना करता हूँ तो कहने का मतलब मैं किसका उल्लंघन कर रहा हूँ? आर्टिकल क्रमांक 15(2) का उल्लंघन कर रहा हूँ। आर्टिकल 15(2) कहता है कि भारत के किसी भी नागरिकों को
जो क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे ऑफिस हो गए, आपके सरकारी ऑफिस हो गए, कोई भी कार्यालय हो गया, दुकान हो गया, तालाब हो गया, होटल्स हो गई, कुएं हो गए, और जो भी टॉकीज हो गई, जितने भी सार्वजनिक के केंद्र हैं जहाँ पे पब्लिक का क्या रहता है, आना जाना लगा ही रहता है। मेले हो गए, मेले भी क्या हैं, आपके सार्वजनिक केंद्र हैं, हर व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे स्थानों पर आर्टिकल 15(2) के तहत किसी भी नागरिक को जाने से आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोकेंगे तो मतलब आप उसके मौलिक अधिकार का क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, उसके मौलिक अधिकार को आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पीएससी ने एक साल क्वेश्चन पूछा, दुकान, मनोरंजन आदि के केंद्र में जाने का अधिकार कैसा अधिकार है, कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। वो भी किसके अंतर्गत मिलेगा, आर्टिकल 15 के अंतर्गत, आर्टिकल के नंबर 2 क्लॉज में मिलेगा। एक एक चीज को गौर से पढ़िए। अब मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या कि जो 15(1) है, आर्टिकल 15(1) कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 15(1) का ही और भी ज़्यादा व्यापक रूप मिल रहा है आपको 15(2), क्योंकि ये उन चीज़ों को भी बता रहा है जिन चीज़ों के आधार पर भेदभाव आप कर ही नहीं सकते। तो आर्टिकल 15(2) जो है, आर्टिकल 15(1) का ही एक उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं चाहें तो इसे, या इसका व्यापक रूप में ही लिख सकते हैं। मेंस में एक साल क्वेश्चन भी आया है, ऐसा क्वेश्चन ये आया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी नागरिक के साथ भेद नहीं किया जाता है या विभेद नहीं कर सकते हैं। इसको व्यापक रूप से समझाइए। व्यापक अगर बोला है तो मतलब क्या है, आपको ये तो समझाना था, साथ में आपको क्या समझाना था, ये भी बताना था कि दुकान, मनोरंजन, तालाब, कुएं, होटल या सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी सभी संस्थाओं में भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो उसमें जाने के लिए, ना ही उनका उपयोग करने के लिए। कुएं, तालाब का उपयोग करते नहीं करते। तो ये क्या है, आपका व्यापक रूप है। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप, हाँ मंदिर भी होगा, मंदिर, परंतु अपन वो धार्मिक स्वतंत्रता में लिखेंगे, परंतु मंदिर को भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मंदिर लिख दोगे तो आंसर नहीं कटेगा आपका, क्योंकि मंदिर भी आपका क्या है, एक प्रकार का सार्वजनिक केंद्र, धार्मिक सार्वजनिक केंद्र है, हर व्यक्ति वहां पे आना जाना कर सकता है। हाँ, देखो सबरीमाला वाला केस जो था महिलाओं के लिए था। वो मंदिर में ऐसा था कि उसकी प्राचीन परंपरा थी कि महिलाओं को उस मंदिर के अंदर जाने का अधिकार दिया ही नहीं जाता था, आप नहीं जा सकते थे सबरीमाला मंदिर के अंतर्गत। तो बीच में ये हुआ कि सबरीमाला मंदिर का केस आया, तो उच्चतम न्यायालय ने ये बताया, अच्छा उसमें पूजा पाठ कैसे होती थी, देखेंगे आप, महिलाएं पैर तो पड़ती थी, परंतु मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर से ही भीड़ लगा के पैर पड़ते, दूर से ही पैर पड़ती थी। अब आप देखेंगे, आप अभी महाकालेश्वर को लेके भी चल रहा है ये। महाकालेश्वर में आप देखेंगे कि जो आपकी शिवलिंग है उसको डेकोरेट करने का, उसको छीने का अधिकार आप देखेंगे, मुख्य रूप से उसको जो डेकोरेट करते हैं वो कौन करते हैं, पुरुष ही करते हैं। अब महिलाओं के सामने ये बात है कि भैया सबसे ज़्यादा व्रत कौन रखती हैं, महिलाएं। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं कौन, महिलाएं। लगभग पूजा पाठ, ईश्वर के प्रति भक्ति में सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो महिलाएं हैं, पुरुष थोड़े कम ही हैं। फिर भी पुरुषों को आपने क्या करके रखा है, वहाँ पे एंट्री दे के रखा है, महिलाओं को नहीं जाने दे रहे हैं। तो जब ये बात आई तो उन पूरे धर्म के जो आपके व्यापक लोग रहते हैं, धर्म के जो विशेषज्ञ लोग रहते हैं, उन्होंने एक आधार बताया कि भैया महिलाओं के मासिक धर्म के कारण हम उनको क्या कर नहीं अंदर आने की बात नहीं कर सकते, हम उनको अंदर नहीं आने देंगे। फिर महिलाओं ने बोला कि भैया ये तो नेचुरल है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप बताइए। ये बात गलत साबित की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेके फिर एक एक्शन लिया, एक केस आया सबरीमाला मंदिर में, उसमें बराबर कहा गया कि जो अधिकार पुरुषों का है ईश्वर को लेके, वही पूरा की पूरा अधिकार है महिलाओं को लेके भी। तो सबरीमाला मंदिर में फिर क्या होने लगा, आपका महिलाओं को लेके प्रवेश भी होने लगा। सबरीमाला मंदिर, तिरुपति बालाजी हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे आपका, पहले आप देखना शनि मंदिर में, हनुमान मंदिर में भी लिखा रहता था कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। आप देखते हो आप कहीं पे क्या लगा ही नहीं सकते आप, महिलाएं भी जाती। शनि मंदिर में जाके देखो आप, बराबर महिलाएं जाती हैं, हनुमान मंदिर में जाती हैं, सब महिलाएं जाती हैं, बराबर जाएंगी, तिलक विलक लगाएंगी, बराबर कर सकते हैं। परंतु अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखने वाली बात यह है, शिवलिंग जब आप उसके महाकालेश्वर में आप जब जाते हैं तो आप कैसे गोल घूम के दर्शन करके निकल जाते हैं, सब महिला पुरुष आप एक साथ जाने लगे। आप जा रहे हैं तो पुरुष ऐसे करके जय भोलेनाथ बाबा बाबा ऐसे करके करते, ऐसे करते, ठीक। अब महिला और मेरो भोलो रे भोलो भोलो मेरो, उसी में लौट जाती हैं, कुछ ज़्यादा भी भक्ति है उनके पास, ऐसा है, ठीक है। तो ये तो खैर अपनी व्यवहारिक है, अपने व्यक्तिगत है,
ईश्वर के प्रति वाली बात है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान, इनके आधार पे क्या होगा, विभेद नहीं होगा। 15.2 कहता है कि भैया विभेद कहाँ कहाँ नहीं होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। कुल मिला के इसका ये उदाहरण है। तो आपने लिखा है निम्नलिखित जगहों पे जाने के लिए रोका नहीं जाएगा। तो नंबर पहले पे लिखेंगे दुकानों, कहाँ कहाँ जाने से रोकेंगे नहीं, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों। सार्वजनिक मनोरंजन का मतलब समझ रहे हैं आप, मेला आएगा, इसमें आपकी झांकियाँ आएंगी, इसमें टॉकीजें आएंगी आपकी, इसमें हर प्रकार की चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप एंजॉयमेंट करने जाते हैं। वाटर पार्क जाते हैं तो बेटा तुमको पता नहीं है कि उस पानी में लोग जो नहा रहे हैं कौन है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तुमको तो ये भी नहीं पता कि पानी के अंदर क्या कर रहे हैं वो, कोई जानता है क्या है? पानी का रंग नीले से हरा भी कर सकते हैं और वो पीला भी कर सकते हैं, पर तुम नहा ही रहे हो ना। और वाटर पार्क में उनका क्या मज़ा आया, क्या मज़ा आया, अशुद्ध हो के आ जाते हो तुम लोग वहाँ से, हैं, यही मज़ा आया। चलो दूसरे नंबर पे लिखेंगे इसी का पॉइंट नंबर दूसरा, और किन किन जगहों पे हम जाने से नहीं रोकेंगे इन लोगों को, राज्य के नागरिकों को। मतलब दूसरे में लिखेंगे राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु, राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु कुओं, तालाबों, स्नानाघाट, सड़क और सार्वजनिक स्थल। और सार्वजनिक स्थल, तो ये वो स्थान है जहाँ पे हम किसी भी नागरिक को जाने से अपन क्या नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे अनुच्छेद 15.2 अनुच्छेद 15.1 का और भी व्यापक रूप है। ठीक है, और भी व्यापक रूप है। अब देखो यहां पे आर्टिकल 15.1 गौर से समझना, ये सब समझने वाली बातें हैं। और आर्टिकल 15.2 अगर आपने इन दोनों को गौर से पढ़ा है तो इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको एक ही बात समझ में आई होगी कि भारत में भेदभाव नहीं हो सकता, केवल यही बात है। परंतु जैसे ही आप आर्टिकल क्रमांक 15.3 आएंगे, आर्टिकल क्रमांक 15.4 में आएंगे, तो इनको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि अरे यार भेदभाव तो हो ही रहा है। कैसे हो रहा है देखेंगे। आप देखेंगे आर्टिकल क्रमांक 15.3 अनुच्छेद 15.3 पेपर में आएंगे, ये एक एक बात आएंगे, पीटी में आएंगी। 15.3 कहता है कि राज्य जो है, राज्य किनके किनके लिए, महिला और बच्चों के लिए उनकी स्थिति के हिसाब से, उनकी परिस्थिति के हिसाब से, उनकी शिक्षा के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध कर सकता है। और ये कैसे होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में एक लेवल के बाद आप देखेंगे कि फीस लगना शुरू होती है, परंतु प्राइमरी में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो भेदभाव हो गया यहाँ पे। फिर आप देखेंगे महिलाओं के लिए, ज़्यादा दूर नहीं, स्कूलों में ही चले जाओ आप, जो लड़कियां हैं उनको आप देखना गवर्नमेंट साइकिल भी देती है, ड्रेस भी देती है, खाना भी देती है, सब कुछ देती है। लड़कों को केवल खाना बस मिलता है। क्या ड्रेस मिलती है? क्या नहीं मिलती। आप देखेंगे क्या साइकिल मिलती है? क्या लड़कों को नहीं मिलती। तुम लंगड़ो, चाहे को चलो फिरो, जो भी तुमको लगता है भैया करो, हमें उससे मतलब नहीं। लड़कियों के लिए क्या हो रहा है? विशेष उपबंध। बच्चों के लिए क्या हो रहा है? विशेष उपबंध। अब आप ये कह सकते हैं कि अभी तो तुमने कहा कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर हम क्या नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, परंतु आपने यहाँ पे पुरुषों के साथ विभेद कर दिया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? महिलाओं और केवल बच्चों के लिए आपने विभेद किया है। तो ये केवल उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए उनके लिए विशेष उपबंध किया गया है। कोई गर्भवती महिला है तो उसको आप देखना, नौकरी अगर वो कर रही है तो उसके लिए मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि अब पुरुषों को भी मिलने लगा है ये। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ऐसा इंसान है, ऐसा मतलब संस्था है जो हर चीज़ समझता है। मैटरनिटी लीव को लेकर इतना बढ़िया प्रावधान मिला देखने को, जब आप डिसीजन पढ़ते हैं।
मैटरनिटी लीव में कहा गया था कि जैसे ही महिला आपकी क्या होती है, गर्भवती होती है, तो उसको क्या देते हैं आप शुरुआत में 6 महीने का, लगभग 6 महीने का आप क्या देते हैं उसको, मैटरनिटी लीव देते हैं। और इस मैटरनिटी लीव का मतलब ये रहता है कि उसके पेट में अगर बच्चा है तो वो घर में रह के ही क्या करेगी, काम करेगी, आराम करेगी, वो भी उसकी इच्छा के ऊपर है। और इसकी सैलरी भी आपकी काट नहीं सकते आप। मैटरनिटी लीव का मतलब यही है, पैसा भी मिलेगा। अब पुरुष को लेके आई कि भैया बच्चे को पालना, बच्चे को सब कुछ करना माँ का काम तो है, ये तो हम मान रहे हैं, परंतु वही चीज़ें एक पिता भी तो करता ही है ना। अगर माँ को अगर आप देख रहे हैं 6 महीने के लिए दे रहे हैं, तो जब महिला की डिलीवरी टाइम चलता है, 7वां 8वां 9वां महीना चलता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, उसके हस्बैंड की ही होती है, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत वही कर सकता है। अब चलो ठीक है, मान के चलो एक फैमिली है, एक बात आप देखेंगे, एक फैमिली है, अभी नया नया कपल है, जैसे मेरी ही शादी हुई, मैं और ये 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, 2 लड़की क्यों करूँगा मैं, ठीक है तो मेरी शादी हुई, मैं नौकरी में चला गया, मेरी वाइफ भी डीएम है और मैं भी डीएम हूँ, हम तो डीएम से नीचे बनेंगे भी नहीं, ठीक। चलो हम डीएम बन गए, डीएम खेल रहे थे हम, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम का, ठीक। अब हम डीएम खेल रहे थे। अब ये हुआ कि ये हो गई मिम्बा समझते हैं आप, मिम्बा नहीं समझते, हिंदी में गर्भवती, तेलुगु में मिम्बा, तमिल में मिम्बा, ठीक है। तो मिम्बा हो गई। अब ये मिम्बा जो हो गई, अब इसको तो मैटरनिटी लीव मिल गई 6 माह की, परंतु रह तो अकेली रही ना, घर में रहेगी तो अकेली। अच्छे जम से उनका इतना बड़ा पेट निकला, उसका बड़ा भाई पेट तो निकले रहता है, संभाल नहीं पाते वो भाई। देखो बुरा नहीं मानना, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कौन ला के देगा, है? अपन नहीं है, मतलब अपन नहीं है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ रे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे। अब मैं नहीं तो मेरे को फ़ोन लगाएगी वो, बार बार जाऊँगा मैं, या फिर हॉस्पिटल पहुँचाऊँगा, या तो 24 घंटे वहाँ पे मैं किसी को, एक नर्स को यहाँ पे अपॉइंट करके रखूँगा। हालांकि डीएम को तो पूरी सुविधा मिलती, तुम टेंशन मत लो, एक नहीं 10-10 थोड़े नर्स उसके लिए तैयार खड़े रहेंगे। परंतु क्या होता है ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो उसके हस्बैंड की होती है। तो क्या इसको ज़रूरत नहीं है, क्या ये नहीं चाहता, क्या इस बच्चे को पालने के लिए, इस बच्चे को बड़ा करने में जितना योगदान माँ का है उतना ही योगदान पापा का है कि नहीं है? इसलिए लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि भैया ये भी तो बाप ही है, इसकी भी तो इच्छा होती होगी, तो इसलिए इसको भी क्या दिया जाएगा, मैटरनिटी लीव जैसी आप महिलाओं को मिलती है ऐसे ही इनको लास्ट के 3 माह में आप क्या देते हैं, इनको आप छुट्टी देते हैं, ठीक है ना। पुरुषों को भी मिलती है, बराबर मिलती है। और तुमने सुने नहीं हो गया अभी तक, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, पुरुषों को भी मिलती है ना। तुमको नहीं पता था ना? हाँ, आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर देना। उन्होंने कहा माँ साहब मेरे यहाँ वाइफ गर्भ है, बिल्कुल 8वां ही चल रहा है, अब तो देख लो, अब 2 महीने की छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए, बराबर ले सकते हो आप। फ़र्क केवल इतना है, अब देखो फ़र्क केवल इतना है कि महिलाएं अगर ड्यूटी पे है तो उसको तो पूरी सैलरी मिलेगी, कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पुरुष जो हैं इनकी सैलरी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कटौती हो जाएगा। ये उस संस्था टू संस्था के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, ये डिपेंडेबल है। तो ये केवल एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और बच्चों को लेकर विशेष उपबंध किया गया है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, आपसे सवाल पूछेगा, आर्टिकल क्रमांक 15 में समानता के अपवाद कौन कौन से हैं? तो अपवाद कहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके? 15(3) से, ना कि 15(1)(2) में, ठीक है ना। तो लिखेंगे, इसमें लिख लिए क्या 15(3) के बारे में? नहीं लिखे, लिखिए आर्टिकल 15(3) के अनुसार आर्टिकल 15(3) के अनुसार राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। अब इसमें इन्होंने क्या करे होंगे, जैसे सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, जैसे आप लिख सकते हो, जो आप देखेंगे महिला आयोग का गठन किया गया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। ये क्या है? आर्टिकल 15(3) के प्रयोग करते हुए ही बनाए गए हैं, ठीक है ना।
चलिए आप डाल लीजिए हेडिंग आर्टिकल क्रमांक 15(4). आर्टिकल क्रमांक 15(4). अब बहुत व्यापक है ये आर्टिकल क्रमांक 15(4 जो है, बहुत ज़्यादा विवादित भी रहता है और बहुत ज़्यादा व्यापक भी है। आर्टिकल क्रमांक 15(4)। समय बीतता गया, हमारा देश आज़ाद हो गया, समय बीतता गया, परंतु हमारा देश जो है आप देखेंगे जनजाति विशेष टाइप का देश हमें समझ में आता है। हमारे यहाँ पे पिछड़े टाइप के लोग देखने को मिलेंगे, गरीब लोग देखने को मिलेंगे। अधिकतर हमारे यहाँ पे जाति जनजाति वाले लोग आपने देखे होंगे। जब एक समय निकला तो आप जानते हैं कि जो जाति और जनजाति वाले लोग हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको उनके अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। तुमने पढ़ लिए, इस लड़की ने पढ़ ली तो इसको मैटरनिटी लीव के बारे में पता था। जिसने पढ़ा ही नहीं है परंतु वो भी कहीं नौकरी कर रही तो वो कैसे करेगी। एक बात याद रखना, कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी नौकरी हो चाहे कोई हो, अपने तरफ से कभी नहीं बोलेंगे कि लो छुट्टी ले लो, तुमको ही बोलना पड़ेगा। और उसमें भी तुमको पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसके लिए भी तुमको बेटा पूरा प्रमाण देना पड़ेगा कि आपको पूरा बताना पड़ेगा कि भैया मेरा ये मेडिकल रिपोर्ट देखिए, ये देखिए, वो देखिए, कॉम्प्लेक्स देखिए, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारी बातें आपको बताना पड़ता है तो छुट्टी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। अब आप देखेंगे आर्टिकल क्रमांक 15(4) में यहाँ पे तो आपने महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर दिए। समय बीतता गया तो लोगों ने क्या किए, जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने निम्न वर्ग के लोग मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति वाले लोगों के साथ क्या करना कर दिया, उन्होंने थोड़ा सा छेड़खानी, उनके साथ विवाद करना शुरू कर दिया, भेदभाव करना शुरू कर दिया। जहाँ पे आप देखेंगे नौकरियाँ अगर कोई आ रही है तो जो नौकरी आ रही है तो उसमें पूरे अच्छे अच्छे वर्ग के लोग जा रहे हैं। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका वर्ग पीछे है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा वर्ग था, जो पीछे रह गए थे, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब आपने पढ़ लिए हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी, पर उनका क्या जो अपने घर की परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ पाए, उनका क्या जो एक ऐसे दूर एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे स्कूल की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने वाले तो वो भी है ना, उनके लिए भी तो प्रावधान होना चाहिए। तो आर्टिकल क्रमांक 15(1) में ध्यान से सुनेंगे, आर्टिकल क्रमांक 15(1) में कुछ सामाजिक, यहाँ पे दो आधार आपको देखेंगे, सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आर्थिक को लेके अभी जो चला है वो बताऊंगा आपको। आर्टिकल क्रमांक 15(4) कहता है कि आर्टिकल क्रमांक 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भारत के कुछ ऐसे नागरिकों के लिए प्रावधान करेगा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या हो गए हैं, पिछड़ गए हैं। तो कौन कौन पिछड़े हैं, इसमें दो ही लोग शामिल होंगे, एक तो होंगे आपके अनुसूचित जाति और एक होंगे आपके अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति है ये और अनुसूचित जाति है, एसटी और एससी। कुल मिला के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आर्टिकल क्रमांक 15(4) में क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। क्या है ये, आरक्षण, यही तो है आपका आरक्षण। अब भी आप देखेंगे जब कभी भी आरक्षण को लेके बात आएगा और न्यूज़पेपर में आप कटिंग पढ़ेंगे तो आपको हमेशा वहाँ पे जिक्र मिलेगा 15(4). अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 70% आरक्षण की क्या कर दी, घोषणा कर दी, सुने होंगे आपने न्यूज़ में, है ना। इसी को हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, असंवैधानिक बता दिया। और उसमें लिखे होंगे, आपने देखा होगा कि ये जो इन्होंने प्रावधान किया है संविधान के अनुच्छेद 15(4) का क्या करता है, उल्लंघन करता है। समझ आ रहे हैं, सारी बातें उसमें बताई गई हैं। आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आपको हमेशा अनुच्छेद के बारे में बताता है, अगर आपके काम की न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ये क्या है आपका, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से एसटी और एससी वाले लोग जो पिछड़ गए हैं सभी को शामिल किया गया है। इसमें इनके लिए क्या किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था। तभी तो आप देखते हैं भैया नौकरी आती है तो इसमें इनके लिए क्या रहता है, रिजर्वेशन रहता है। तभी तो आप देखेंगे